नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से आज की साहित्य की दुनिया में। हिंदी साहित्य की दुनिया बहुत आकर्षक और रोमांचक है। कक्षा 10 के लिए निर्धारित पुस्तक क्षितिज भाग 2 का पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक पढ़ना हम शुरू कर चुके थे और जिसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। हम पाठ का अध्ययन करते करते उसके अंत तक पहुंच गए थे। मात्र अंतिम अनुच्छेद रह गया था जिसकी व्याख्या हमें समझनी थी। तो आइए पढ़ना आरंभ करते हैं। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार से समझेंगे कि जैसे पेड़ बहुत घना होता है, बहुत सारे यात्रियों को छाया दे सकता है, बहुत सारे जीव जंतु उस पर आश्रय पा सकते हैं। ठीक उसी तरह फादर कामिल बुल्के के संपर्क में जो आते थे उन सब पर उनके आशीष सदा बना रहता था, उनकी कृपा बनी रहती थी। फल फूल गंध से भरा। फल अगर पेड़ पर फल लगते हैं तो दूसरों के लिए उपयोगी है, तो ऐसे ही उनका जीवन हम सबके लिए उपयोगी था। फल फूल और गंध से भरा, सुगंध जैसे महक जो है चारों तरफ फैल जाती है फूलों की सुगंध, वैसे ही उनके कार्य इतने बेहतर थे, इतने अच्छे होते थे, तो अब उनके सद्कर्मों की सुगंध हर तरफ फैली हुई थी। तो यह अर्थ हुआ छायादार, फल फूल गंध से भरा। वो ऐसे व्यक्तित्व के स्वामी थे और सबसे अलग सबका होकर, सबसे अलग कि जो जीवन शैली है सबसे भिन्न होकर भी सबके तरह ही वो जीवन जी रहे थे। सबसे अलग अर्थात मानवीय करुणा जो हम सब में है, लेकिन उतने परिमाण में नहीं जितने परिमाण में उनमें थी। तो ऐसे ही जैसे साधु सबसे रिश्ते नाते तोड़ देते हैं, लेकिन वो सबसे अलग किस भांति हैं कि साधु सा जीवन व्यतीत करते हुए भी वो सबसे रिश्ते नाते निभाते हैं। इसलिए कहा सबसे अलग और सबका होकर। सबसे ऊंचाई पर अगर हम औरों से उनकी तुलना करें, जो उनके निकट संपर्क में थे, जिन पर उनका प्रभाव था, या किसी और व्यक्ति से, तो उनमें वो सबसे ऊंचाई पर था, सबसे श्रेष्ठ दिखाई देते हैं। उनका स्थान उन सबसे ऊपर आता है उनके मानवीय गुणों के कारण। मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था। तो उन्हें जो पेड़ का एक रूप देकर लेखक बताता है तो कहता है कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक थी उनमें, अर्थात असीम करुणा का भाव उनके भीतर समाया था और उसमें वह पेड़ लहलहाता खड़ा रहता था। यानी कि हरा भरा वह पेड़ हम सबको अपने आशीष से भर देता था। पेड़ यहाँ किसके लिए? फादर कामिल बुल्के के लिए, जिसकी स्मृति, जिसकी यादें, यानी कि अब वो व्यक्तित्व हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी यादें हम सबके मन में, जो उनके निकट थे, जो उनके संपर्क में थे, जिनसे उनकी घनिष्ठता थी, उन सबके मन में किसी यज्ञ की पवित्र आग की आँच की तरह आजीवन बनी रहेगी। यज्ञ की पवित्र आग की आँच से अभिप्राय, जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो उसकी आँच जो बचती है वह बिल्कुल शुद्ध होती है, उसमें किसी तरह की कोई मलिनता नहीं होती। तो ये कहना चाहते हैं कि अगर हम उनको स्मृति में ला रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं, तो जैसे यज्ञ की आँच बिल्कुल पवित्र होती है, वैसे ही याद करने वाले का मन भी उनकी स्मृतियों से पवित्र हो जाता है। वहाँ भी कोई मलिनता नहीं रहती है, कोई बुराई नहीं शेष रह जाती है। और वो कहते हैं और ये स्मृतियाँ आजीवन बनी रहेंगी, कि पूरा जीवन उनकी यादें हमारे मन में ऐसे ही रहेंगी और मन की मलिनता दूर करती रहेंगी, जैसे यज्ञ की अग्नि आँच की मलिनता या आसपास की वातावरण की मलिनता को नष्ट करती है, शुद्धता फैलाती है। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ। पवित्र ज्योति कहते हुए उन्हें वो कहते हैं कि उनकी याद में मैं उन्हें श्रद्धा से सिर झुकाता हूँ, श्रद्धानत हूँ। तो पाठ यहाँ पूरा होता है। अब बढ़ते हैं प्रश्न अभ्यास की तरफ। पहला प्रश्न, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? देवदार एक सघन पेड़ होता है, जैसे हमारा पीपल का पेड़ होता है, नीम का पेड़ होता है, ऐसे ही देवदार का पेड़ होता है जो घना होता है। अनेक पंछी उस पर आश्रय पा सकते हैं, उसके नीचे अनेक जंतु विश्राम कर सकते हैं, अनेक मनुष्य छाया प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे ही जब फादर की उपस्थिति होती थी, जहाँ फादर रहते थे कामिल बुल्के, उनके संपर्क में जितने भी लोग आते थे, मानो उन सबका कष्टों का निवारण ही हो जाता था। उनकी सांत्वना से, उनके सुझावों से, उनके दृढ़ निश्चय से, उनके मार्गदर्शन से, तो उनकी कृपा उन पर बनी रहती थी और जिससे संबंध बनाते थे कभी तोड़ते नहीं थे। सुख दुख में शामिल होना, ये सब बातें जोड़कर आप इसमें विस्तार कर सकते हैं।
फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग है। किस आधार पर ऐसा कहा गया है कि भारतीय जो संस्कृति है उसका अभिन्न अंग वो बन चुके थे। अभिन्न अंग, ऐसा अंग जो अलग नहीं हो सकता, कि फादर बुल्के हैं, हम कहेंगे भारत से पूरी तरह से जुड़ चुके थे। आप इस बात को कैसे सिद्ध करेंगे? हम ये कहेंगे सबसे पहला कि जब उन्हें सन्यासी बनने की उनके मन में इच्छा जगी, उन्होंने कहा उन्हें भारत आना है। दूसरा, जब भी लेखक ने उनसे प्रश्न किया कि आपको अपने देश की याद आती है, तो वो कहते हैं नहीं, मेरा देश तो भारत है। तो भारत को देश स्वीकार कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ की जो धार्मिक परंपरा रही है, श्री राम का जो महत्व यहाँ पर है, उसी कथा को आधार बनाकर उन्होंने शोध ग्रंथ लिखा। हिंदी के पक्ष में अपने अकाट्य तर्क रखे। हिंदी हमारी मातृभाषा, तो जिसके पक्ष में वो एक विदेशी होते हुए भी अडिग खड़े रहे, हमेशा कभी नहीं हटे। प्रेम, भाईचारा, मेलजोल, इस संस्कृति को सदा उन्होंने अपने जीवन में अपनाया कि जिससे प्रेम किया, जिससे संबंध बनाए, उनसे हमेशा निभाया। किसी भी स्थिति में, किसी भी मौसम में कभी दूर नहीं हटे। तो ये जो बातें हैं भारतीय संस्कृति के तत्व रहे हैं और ये सभी तत्व उनमें प्राप्त होते हैं। तीसरा प्रश्न है, पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। कि हिंदी प्रेम के जो संदर्भ में जितने भी प्रसंग आए हैं वो हमें इसमें लिखने होंगे। जैसे हिंदी वालों द्वारा हिंदी की उपेक्षा करना उन्हें पीड़ा देता था। दूसरा यह भी आया है कि जब भी मंच पर उन्हें मौका मिलता था वो हिंदी के पक्ष में अपने अकाट्य तर्क देते थे। ऐसे तर्क रखते थे कि दूसरा कोई उन्हें नहीं काट सकता था। हिंदी में अनेक पुस्तकों का अनुवाद किया। मातृलिंग का जो ब्लू बर्ड नाटक है उसका हिंदी में अनुवाद किया। नीलपंछी के नाम से बाइबल का हिंदी में अनुवाद किया। शब्दकोश लिखा हिंदी में। तो ये अनेक कार्य थे जो उन्होंने हिंदी के पक्ष में किए और इन बातों से पता लगता है कि हिंदी उनके मन में समाई थी, उनकी आत्मा में समाई थी और यही कारण था कि वो हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। तो इस प्रश्न में ये प्रसंग लिखे जाएंगे। अगला प्रश्न है, इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में बताइए। अब फादर बुल्के की छवि, इसमें हमें दोनों बातें बतानी होंगी। एक तो बाह्य व्यक्तित्व जो पहले अनुच्छेद में आया है कि उनका कद कैसा है, उनका रंग कैसा है, उनकी आंखें कैसी हैं, बाहें गले लगाने को आतुर रहती हैं। पहले बाह्य व्यक्तित्व में आप ये लिखेंगे। फिर उनकी चारित्रिक विशेषताएं लिखेंगे कि जिससे संबंध बना लेते थे, कभी तोड़ते नहीं थे। हिंदी के प्रति उनका रुझान था, संस्कृति के प्रति, भारत की संस्कृति के प्रति लगाव था, अपनी मातृभूमि के प्रति भी यहाँ रहते हुए भी आकर्षण बना हुआ था। तो जितने भी बिंदु आपको पाठ में बिखरे हुए मिले हैं उन सबको एक करके एक जगह पर आपको इकट्ठा करके इस प्रश्न में लिखना है। अगला प्रश्न है, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? यह मैंने शीर्षक पाठ के आरंभ होते ही आपको समझाया था। फिर से एक संकेत दे देती हूँ कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक, कि करुणा का जो भाव मनुष्य में होता है वह उनमें सीमित संख्या में था, बहुत ज़्यादा परिमाण में था। सबके लिए करुणा का भाव उनके मन में था, इसी कारण मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है। तो आप इसे विस्तार से लिखेंगे। छठा प्रश्न है, फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि कैसे प्रस्तुत की है, ये बताना है। तो पहले एक परंपरागत छवि आप बताएंगे जो भारत में मानी जाती रही है कि गिरवे वस्त्र धारण करना, जटाजूट रख लेना, रिश्ते नाते तोड़कर एकांत में वास करना, प्रायः इस तरह के होते हैं, या भिक्षा मांगकर जीवन यापन करना। कुछ इस तरह की छवि जो है भारतीय साधुओं या सन्यासियों की होती रही है। तो उन्होंने उस छवि से अलग छवि कैसे प्रस्तुत की है ये बताना है। कि वेशभूषा तो उनकी भी पादरियों वाली थी कि लंबा चोगा पहनते थे, लेकिन जिससे संबंध बनाते थे हर स्थिति में, हर मौसम में उससे मिलना, उसकी उत्सवों में, संस्कारों में जाकर शामिल होना, दुख की घड़ी में साथ खड़े रहना। तो ऐसी सभी घटनाएं लिखेंगे कि जो प्रायः कोई साधु नहीं करता है। किसी के यहाँ कोई अनहोनी हो गई है या कुछ ऐसा हो गया है तो साधु जो लोग होते हैं प्रायः जो परंपरागत रूप से रहे हैं वो इन चीज़ों से दूर रहते हैं। जबकि फादर बुल्के खुशी के, गम के हर उत्सव में, क्षण में, घटनाओं में, दुर्घटनाओं में
अपने परिचितों के साथ खड़े रहते थे। 7वां प्रश्न आशय स्पष्टीकरण करना है। इस पंक्ति को विस्तार देना है कि वास्तव में लेखक इनमें क्या कहना चाहता है। पहला भाग, नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है, कि उनकी मृत्यु का जो संदर्भ है उसमें इतने सारे जो लोग वहाँ इकट्ठे हैं, एक विदेशी व्यक्ति था जिसकी मृत्यु पर बहुत से लोग, साहित्य जगत के लोग, उनके अपने धर्म के लोग, हिंदू धर्म के लोग सब इकट्ठे हैं और सबकी आंखें उनके जाने से नम हैं, दुखी हैं। तो लेखक यही कहना चाहता है यहाँ पर कि उनकी नम आँखों को, कि उनकी मृत्यु पर जो लोग रो रहे थे उनके बारे में लिखना तो स्याही को बर्बाद करने जैसा, अर्थात असंख्य लोग उनके जाने से परेशान थे। ख भाग, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है, कि जब भी फादर बुल्के को हम याद करते हैं, क्यों याद करते हैं? क्योंकि हमारे बीच अब वो नहीं रहे हैं तो मन में उदासी घर कर जाती है। जैसे मन उदास हो तो हम सैड सॉन्ग सुनते हैं, उदास गाने सुनते हैं, जैसा भाव उस समय हमारे मन का होता है, वैसा ही जब हम फादर बुल्के को याद करते हैं तो मन उदासी से घिर जाता है। किस कारण? कि इतना अच्छा व्यक्ति तो आज हमारे बीच नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो सदा हमारे साथ खड़ा रहा वह हमारे भी साथ नहीं है। जिसका साथ हमें शांति प्रदान करता था, मन को शांति देता था, वह व्यक्ति तो हमारे बीच नहीं है। इसलिए उनकी तुलना उदास शांत संगीत के साथ की है उनकी स्मृतियों की। अब आते हैं रचना और अभिव्यक्ति पर। रचना और अभिव्यक्ति का पहला प्रश्न है, आपके विचार से बुल्के ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा? भारत जो है पहले भी मैं स्पष्ट कर चुकी हूँ, फिर से एक बार सुन लेते हैं कि धार्मिक देश रहा है, आध्यात्मिक भूमि है, ऋषि मुनियों की, तपस्वियों की भूमि रही है। यहाँ की संस्कृति भाईचारे की है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना हम लोग रखते हैं। प्रेम, भाईचारा, सहयोग, परोपकार, दान, त्याग, ये भारतीय संस्कृति के अंग रहे हैं। तो संभवतः है जब उनकी इच्छा भी एक सन्यासी बनने की थी तो भारत की संस्कृति के इन तत्वों ने उन्हें अवश्य ही प्रभावित किया होगा। यही कारण रहे होंगे कि वो भारत आना चाहते होंगे। अगला प्रश्न है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रेम्सचैपल, कि जो मेरी जन्मभूमि है रेम्सचैपल बहुत सुंदर है। इससे पता लगता है कि फादर बुल्के अपनी जन्मभूमि के प्रति बहुत स्नेह की, सम्मान की भावना रखते हैं, उसे याद करते हैं। उन्हें अपनी जन्मभूमि बहुत खूबसूरत लगती है और यह बिल्कुल स्वाभाविक है। अगर हम अपनी जन्मभूमि की बात करें तो हमें भी उससे खूबसूरत और कुछ नहीं लगेगा। हम उसके सम्मान के लिए, उसके गौरव के लिए, उसकी रक्षा के लिए सदा तत्पर रहेंगे। तो ऐसे ही भाव किसी के भी अपनी जन्मभूमि के बारे में होते हैं। तो यहाँ पर आपने फादर बुल्के के साथ साथ अपनी जन्मभूमि के बारे में अपने विचार भी बताने हैं कि आप क्या सोचते हैं, कि हम अपने जन्मभूमि के लिए तन मन धन सब कुछ न्यौछावर करने को तत्पर हैं। इस बात को आप विस्तार दे सकते हैं। आपके मन में जो इच्छाएं आती हैं आप अपने मन की बातों को अपने शब्दों में यहाँ पर लिखेंगे। भाषा अध्ययन में है मेरा देश भारत विषय पर 200 शब्दों का निबंध लिखिए। बहुत अच्छा विषय है। तो नेताजी का चश्मा में भी मेरा देश प्रेम पर जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध वहाँ दिया हुआ है। और ये भी तो इस देश से संबंधित, अपने देश से संबंधित तो आप निबंध बहुत अच्छे से तैयार कर ही लीजिएगा। और उसमें कम से कम 2-4 ऐसे बिंदु होने चाहिए, कोटेशंस जो लिखें जो आकर्षक बने और जिसे आप अगर थोड़ा सा भी बदलाव के साथ यह प्रश्न पत्र में आता है, देश प्रेम, मेरा देश, मेरे सपनों का देश, मेरे सपनों का भारत, इस तरह का कोई भी निबंध आता है तो आप वह लिखने में सक्षम हो सकें। अगला प्रश्न है भाषा अध्ययन का। यह पत्र लिखना है, आपका मित्र हडसन एंड्री ऑस्ट्रेलिया में रहता है। उसे इस बार की गर्मी की छुट्टियों के दौरान भारत के पर्वतीय प्रदेशों के भ्रमण हेतु निमंत्रित करते हुए पत्र लिखिए। और इस पत्र इसी तरह से आएंगे। अगर उसमें आपको किसी का पता दिया गया है, नाम दिया गया है तो आप वही लिखेंगे। तो जिसको आप लिखेंगे प्रिय मित्र हडसन एंट्री, यही लिखेंगे। आप राम, श्याम, विकास कुछ नहीं लिखेंगे। तो आपने जो संबोधन देना है प्रिय मित्र हडसन एंट्री लिखना है और उसका स्थान, जब एड्रेस लिखेंगे ऑस्ट्रेलिया का ही शो करना है। और आप भारत से लिख रहे हैं और उसकी विषय वस्तु में जो लिखना है वह क्या है कि आपकी गर्मी की छुट्टियां हो रही हैं और आप चाहते हैं कि आपका वह मित्र जो है हडसन भारत आए और आपके साथ जो भारत के हिल स्टेशंस हैं, पर्वतीय प्रदेश हैं, जहां आप घूमने की योजना बना रहे हैं, वह आपके साथ उन क्षेत्रों की यात्रा पर हो। तो उसको निमंत्रित करते हुए, उसको बुलाते हुए आपने पत्र लिखना है।
अगला प्रश्न है समुच्चय बोधक छांटना है। तब भी जब वह इलाहाबाद में आए थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। समुच्चय बोधक होता है कंजक्शन, योजक, जो वाक्यों या शब्दों को जोड़ता है। तो इसमें कौन सा शब्द जोड़ रहा है? और। तो समुच्चय बोधक और को आप छांटेंगे। ख भाग में माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। की, जो की है यहाँ पर योजक है। क्रिया के बाद जब भी की आता है वह योजक ही होता है। योजक अर्थात समुच्चय बोधक। वे रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। यहाँ पर योजक क्या रहेगा? तो रहेगा। घ भाग उनके मुख से निकले सांत्वना के जादू भरे दो शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। इसमें से आपने फिर ढूंढना है समुच्चय बोधक। तो पहला वाक्य तो यहाँ तक पूर्ण होता है। उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे दो शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था मुख्य क्रिया गई भर देता था। तो इसके मुख्य क्रिया के बाद अब योजक जो शब्द है वह है जो। तो इसमें आप जो को रेखांकित करेंगे। पांचवा भाग है पिता और भाइयों के लिए। अब यहाँ पर देखिए और को रेखांकित हम करेंगे क्योंकि इसने पिता भाइयों इन दोनों शब्दों को जोड़ा है। आगे पढ़ते हैं। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था, लेकिन अब मन में नहीं था, क्रिया समाप्त हो रही है। इसके बाद फिर से एक वाक्य से जुड़ेगा लेकिन से, तो लेकिन को भी आप रेखांकित करेंगे। पाठ्येतर सक्रियता में दिया गया है कि उनका अंग्रेजी हिंदी कोश जो है फादर बुल्के का, यदि उपलब्ध है तो आप उसे पढ़ें। अगर नेट पर भी उपलब्ध होते हैं तो आप चाहें इस कोश को देखकर पढ़ सकते हैं। और शब्दकोश, हिंदी शब्दकोश में शब्द कैसे देखे जाते हैं यह अवश्य सीखें। इसके बाद लिखा है फादर बुल्के की तरह ऐसी अनेक विभूतियाँ हुई हैं, इनके ऐसे अनेक व्यक्तित्व हुए हैं, तेजस्वी व्यक्तित्व, जिनकी जन्मभूमि अन्यत्र थी लेकिन कर्म भूमि के रूप में उन्होंने भारत को चुना। ऐसे अन्य व्यक्तियों के बारे में जानकारी एकत्र करनी है। बहुत से लोग हैं जो अपने देश को छोड़कर भारत में आकर बसे और भारत के लिए जीवन समर्पित कर दिया। एक उदाहरण मैं दे देती हूँ। जैसे मदर टेरेसा रहीं कि भारत के लिए समर्पित रहीं, यहीं आकर उन्होंने सेवा कार्य किया। कुछ ऐसे व्यक्ति भी हुए हैं जिनकी जन्मभूमि भारत है लेकिन उन्होंने अपनी कर्म भूमि किसी और देश को बनाया हुआ है। उनके बारे में भी पता लगाइए कि जन्म यहाँ हुआ है लेकिन अपने कार्यों से दूसरे देश की तकनीकी प्रगति में, चिकित्सा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग कर रहे हैं। चाहे वो नासा से संबंधित हो, चाहे वहाँ के डॉक्टर्स से संबंधित हो, आप कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। एक अन्य पहलू यह भी है कि पश्चिम की चकाचौंध से आकर्षित होकर अनेक भारतीय विदेशों की ओर उन्मुख हो रहे हैं। इस पर आपने अपने विचार लिखने हैं। बहुत अच्छा बिंदु है यह है जिसे आप कहते हैं ब्रेन ड्रेन, कि जो दिमाग है, जो प्रतिभाएं हैं हमारी, वो जाकर विदेशों में बस रही हैं, वहाँ के लिए काम कर रही हैं। इसके क्या कारण हैं, क्यों जाते हैं, क्या जाना चाहिए, उचित है या नहीं है, अगर अपने देश में ही रहें तो उन्हें क्या चाहिए, किस इच्छा से रह सकते हैं। तो इस संबंध में आपको अपने विचार रखने हैं। तो इसी के साथ हमारे यह पाठ यहाँ पूरा होता है। धन्यवाद।